स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आप सभी चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए एग्जाम तक ऐसे ही धमाकेदार सेशन लाते रहते हैं। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है भाई, कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। ये सारे के सारे सवाल बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं लेके आ गया हूं कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो ये पता होना चाहिए आपको कि ये आधुनिक काल के कवि हैं। किस काल के? आधुनिक काल के कवि हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं तो ये हो जाएगा भारतेंदु युग। क्या? भारतेंदु युग। तो ऑप्शन जो होगा लगा दीजिएगा, अभी तो ऑप्शन डी होगा फिलहाल। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई। ये तो पता होना चाहिए भाई कि ये माता पार्वती देवी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन एवं रुचि की लालसा माता पार्वती देवी ने जगाई थी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर का डी सही हो जाएगा। चमनिस्तान का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? चमनिस्तान का शाब्दिक अर्थ होता है हरे भरे बागों का इलाका। तो ऑप्शन नंबर ए लगा दो, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है इस क्वेश्चन का सही जवाब। चमनिस्तान का शाब्दिक अर्थ होता है हरे भरे बागों का इलाका, जो कि बातचीत चैप्टर का ये क्वेश्चन है। उसने कहा था कहानी के रचयिता कौन है? उसने कहा था कहानी, ये तो एक कहानी है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि उसने कहा था कहानी है, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन इनके रचयिता का नाम पूछा गया है, तो इनके रचयिता का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चले आए हैं कि उसने कहा था, लो जी उसी दूसरा चैप्टर से है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो ये है कर्म प्रधान, इसमें कर्म को प्रधानता दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया है? ओके, गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया? तो ये क्या था? समालोचक, काशी नागरी, प्रचारणी पत्रिका। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका। ऑप्शन ए सही है इस क्वेश्चन का जवाब। चलिए आगे। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? ओके, जयप्रकाश नारायण के बचपन का हम लोगों ने कितना बार पढ़ा है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था और ये बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध हुआ और अपनी जनपक्षधारता के कारण ये लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा ना, बाउल। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था, बड़े होने पर ये जेपी नाम से प्रसिद्ध हुए और अपनी जनपक्षधारता के लिए ऑप्शन और लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। तो ऑप्शन डी लगा लो जी। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। ओके बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम पूछा गया है। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? हम जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। क्या? प्रभावती देवी। तो ऑप्शन डी में होगा शायद। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, प्रभावती देवी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी लगा लो आप सभी फटाफट से। ओके चलिए आप सभी, संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण किसने दिया था? लो बार बार जयप्रकाश नारायण जी। ओके, जयप्रकाश संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की रचना है, ध्यान में रखना है। संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। देखो यहाँ दिया गया है संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। ओके 1965 ईस्वी में समाज सेवा के लिए मैग्सेस सम्मान किसे मिला था? जयप्रकाश नारायण को। ओके जी, ऑप्शन सी लगा लो आप सभी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होता है, तो क्वेश्चन बैंक भी एक बार उल्टा करके देख लिया करो। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दिनकर जी की पत्नी का नाम पूछा गया है। ओहो, दिनकर जी की पत्नी का नाम था श्यामवती देवी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था।
ध्यान में रखिएगा। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी और दिनकर जी की पत्नी का नाम श्यामवती देवी। अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है? अर्धनारीश्वर यह एक निबंध है। क्या निबंध? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फटाफट से लगा लो आप सभी। अर्धनारीश्वर एक प्रकार का निबंध है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं, क्या है? जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, क्या? अपूर्ण हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। ध्यान में रखिएगा ये सारे क्वेश्चन को। ओके, दिनकर जी को निम्न में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? देखते हैं, दिनकर जी को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण या फिर पद्म विभूषण या फिर पद्म, तो ये दिया गया था पद्म भूषण। और ये साहित्य अकादमी भी पुरस्कार दिया गया था और विद्यापीठ भी दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, विद्यापीठ नहीं, ज्ञानपीठ होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अज्ञेय के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्या? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री अज्ञेय के पिताजी का नाम था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री अज्ञेय के पिताजी का नाम था, लेकिन माताजी का नाम था व्यंती देवी। ध्यान में रखना है, अज्ञेय के पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री और माताजी का नाम था व्यंती देवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी लगा लो आप सभी। ओके, रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की नायिका कौन है? आप सभी बताओ, फटाफट से बताएंगे आप सभी कि रोज कहानी की नायिका है मालती। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रोज कहानी की नायिका है मालती। ऑप्शन ए। विस्मय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विस्मय का यानी शब्द का अर्थ क्या होगा? 18 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? यह होता है अचरज यानी आश्चर्य, अचंभा। ये सारे अचरज, तो ऑप्शन नंबर सी अचरज या फिर आश्चर्य, अचंभा, ये सारे एक ही शब्द हैं, तो ऑप्शन सी लगा लो आप सभी। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार हैं हमारे भगत सिंह जी। कौन? भगत सिंह जी है, जिन्होंने 12 वर्ष की अवस्था में ही क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे, तो भगत सिंह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। और इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को। ये सारे के सारे ध्यान में रखिएगा, जितना मैं बोल रहा हूँ इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगर कॉपी में कहीं बच जाए, जगह हो, तो इसको लिख लीजिएगा कि भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 ईस्वी में, जिन्होंने 12 वर्ष की अवस्था में ही ये युद्ध की क्रांतिकारियों में शामिल हो गए थे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भगत सिंह। हास्यास्पद, हास्य जोड़ास्पद, हास्य का पात्र होता है, तो हास्यास्पद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हास्य प्लस आस्पद बराबर हास्यास्पद, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए? भाई पता नहीं, अनेक बार गए हैं, तो अनेक बार लगाओ ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा ना। भगत सिंह के पिताजी अनेक बार जेल गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था? ओके जी, खटकरला गांव, पंजाब। खटकरला पंजाब, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। खटकरला पंजाब, ध्यान में रखिएगा। भगत सिंह का पैतृक गांव खटकरला पंजाब हो जाएगा। 22 नंबर सवाल का जवाब। जन्मस्थल लायलपुर पाकिस्तान में जो है उसमें पड़ता है, लेकिन पैतृक गांव खटकरला पंजाब हो जाएगा। ओ सदा निरा निबंध के निबंधकार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फटाफट से लगाते चलो यार, एनर्जी नहीं है आप सभी में, फटाफट से लगाओ। देखो मैं 23 पे आ गया हूँ, आप सभी क्या कर रहे हो? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, धागड़ शब्द का अर्थ औराव भाषा में क्या होगा? धागड़ शब्द का अर्थ होता है भारे का मजदूर, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भारे का मजदूर। चलिए, जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? तो इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। ये 3 ही पुरस्कार मिले थे, विद्यावारिधि की उपाधि, कालिदास अवार्ड और बिहार राजभाषा पुरस्कार। ये 3 को ही याद रखना, बस इनको ये 3 ही पुरस्कार मिला था, बस इनको याद रख लीजिएगा। नहीं मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था इनको, तो नहीं मिला था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ए सही हो जाएगा।
भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको नहीं मिला था। परंपराशील नाट्य पुस्तक किसने लिखी है? लो जी, जगदीश चंद्र माथुर की रचना है परंपराशील नाट्य पुस्तक, जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक संग्रह, ओके, नाटक संग्रह है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, बस 3 नाटक हैं, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। तो ऑप्शन 3 को तो होगा नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आषाढ़ का एक दिन। और अगर लहरों के राजहंस होता तो वो भी लगा देते, आधे अधूरे होता तो वो भी लगा देते, लेकिन है नहीं, तो ऑप्शन डी में है आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश के कहानी संग्रह का नाम लिखें। मोहन राकेश के कहानी संग्रह इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, वारिस, ओके, डी में देखते हैं क्या है। उपरोक्त सभी हो जाएगा, ये सारे के सारे इन्हीं की कहानी है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मोहन राकेश के उपन्यासों के नाम लिखे। अंधेरे बंद कमरे, नहाने वाला कण, ये भी उपरोक्त सभी हो जाएगा, ये 3 इनके उपन्यास हैं, बस 3 ही है, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए 30 नंबर सवाल की ओर आ गए हैं। 30 नंबर सवाल है, नामवर सिंह को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? नामवर सिंह जी को किस पुस्तक पर, कविता के नए प्रतिमान पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे आप सभी। ओके, 31 सवाल है, 31 नंबर, प्रगीत और समाज किस विधा की रचना है? प्रगीत और समाज यह एक निबंध है, लेकिन कौन सा? आलोचनात्मक निबंध है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आलोचनात्मक निबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूठन पाठ में हेडमास्टर का क्या नाम था? कलीराम जी, कलीराम, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जूठन पाठ में हेडमास्टर का नाम था कलीराम। ओके, मलयज का मूल नाम क्या है? मलयज का मूल नाम है भरत जी श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर एक, ओहो, बी करेक्ट हो जाएगा, भरत जी श्रीवास्तव। ध्यान में रखिएगा। जे कृष्णमूर्ति क्या करते थे? ओके, बोलते थे, बोलते और लिखते दोनों थे, या फिर लिखते थे या कुछ नहीं करते थे? तो ये मैं बता दूं, बोलते भी थे और लिखते भी थे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू बुक। ओके, बुक के अनुसार द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किनकी रचना है? द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम रचना है वो है हमारे जे कृष्णमूर्ति। ये भाई इधर ऑप्शन की ओर मत भटकना, जे कृष्णमूर्ति